फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दृश्यम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि AK2 के सिलेबस से रिलेटेड और इसके हम आगे फर्दर सारे यूनिट्स और रिन्यूएबल एनर्जी इन सब के हम टॉपिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कीप टच विथ अस। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स AK2 के जो सिलेबस से रिलेटेड है और जो क्वांटम्स है उस दोनों को हमने कवर करके लिखा हुआ है। तो आप जल्दी ही पूरा रिवीजन कर लेंगे और इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो ड्राइव्ड है फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, जी है इंटरप्रेंडर। इंटरप्रेंडर इसका मतलब होता है कि जिसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, जो अंडर एंटरप्राइजेस में रिस्क ले सके। तो एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ अ आइडिया एंड हु वर्क्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल विल बाई। मतलब एंटरप्रेन्योर होता है वो जिसके पास कोई आइडिया होता है और जो वर्क करता है पीपल्स के लिए, एक या सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसे पीपल बाई करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। वेल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट दैट एफर्ट। मतलब और एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सपोर्ट करता हो उसके एफर्ट को। अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क। मतलब कुल मिलाकर एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास कोई नई आइडियाज़ हो और उसके अंदर बिजनेस के लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी? एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। मतलब वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसके पास डिज़ायर होती है, सक्सेस के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क। उससे भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस में घुसेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ हिज कमिटर्स। अगर उसने कमिट कर दिया है कि इतने दिन में हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को यहाँ लेके जाना है तो उसको लेकर जाए। फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, फ्यूचर और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। देन आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले अभी हमने एंटरप्रेन्योर देखा क्या होता है, अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। जैसे एंटरप्रेन्योर ये कोई पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप उसके द्वारा ये क्रिएटिव एक्टिविटी की गई होती है। द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समवन न्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड अंडरटेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इकोनॉमिक। मतलब एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक फंक्शन है जो सब कुछ नया क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और आपस में कोऑर्डिनेट रहता है और रिस्क टेकिंग होता है और इकोनॉमिक मतलब अनसर्टेनिटी को भी फेस कर सकता है। इंट्रोड्यूसिंग नो प्रोडक्ट और एंटरप्राइजेस को बोल सकते हैं। और जो एंटरप्राइजिंग होती है, जो एंटरप्राइज होते हैं जो, और वो मतलब उसकी जो प्रोसेस होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही बेसिकली होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और क्या होता है, इट में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है। ठीक है, फीचर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक फीचर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है, और पर्पसफुल होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना, ये नहीं कि फालतू की एंटरप्रेन्योरशिप आप लेके बैठ गए, कुछ पर्पस होना चाहिए, रिस्क बेरिंग होनी चाहिए। और उसके बाद ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए कि मतलब वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ह्यूमन के लिए कितना इफेक्टिव है, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बेसिक होती है सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक्सेप्टिव चैलेंज होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स चैलेंज एक्सेप्टिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, डिसीजन टेकिंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इनोवेशन, और उसके बाद मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस। मतलब उस जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्राइज करते हो सक्सेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्किलफुल मैनेजमेंट होना चाहिए, जो मैनेजमेंट है वो स्किलफुल होना चाहिए। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेज़ ऑफ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके बेसिकली 3 फेज़ होते हैं। पहला इनिशियल फेज़ होता है, दूसरा डेवलपमेंट फेज़ होता है, तीसरा सपोर्ट फेज़ होता है। ठीक है, इनिशियल फेज़ में क्या करते हैं? अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन। ये क्रिएट करते हैं कि ये क्रिएशन करता है, बेसिकली अवेयर होते हैं जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बिहाफ पर। उसके बाद डेवलपमेंट में जैसे मान लिया इनिशियल हम करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में, उसी हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसा भी हमें काम करना है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा सपोर्ट का प्रोवाइड एंड अपडेट, मतलब हम लोग उस पर फिर सपोर्ट वर्क करते हैं कि जैसे हमें कोई अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो वो करते हैं। ठीक है, स्कोप और नीड, मतलब इसका स्कोप क्या है, नीड क्या है? देखिए इसका स्कोप है, ये जॉब प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी देता है, प्रोवाइड अ लॉ और बिजनेस। इसमें बिजनेस को काफ़ी मिल जाते हैं। जैसे हमने कोई एंटरप्रेन्योर खोला, उसमें ढेर सारे बिजनेस आपको काम मिल जाते हैं, उसे ढेर सारे उसके स्कोप भी हैं कि चलो मान लिया फ्लिपकार्ट आया तो उसके बाद उसके मीशो आ गया, उसके बाद अमेजन आ गया, ऐसे टाइप का। उसके बाद न्यू सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। नीड क्या है? ये उसके लिए है
जो बिग ड्रीमर हैं, जिनकी सोच मतलब जो बड़ा सोचते हैं, जो पैशनेट हैं अपने उसके लिए। और उसके बाद लर्निंग होता है, और उसके बाद गुड लिसनर भी होते हैं, क्योंकि जो इसकी नीड है, अगर एक गुड अच्छा लिसनर है वही अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस और ट्रेड्स पर। ट्रेड्स माने विशेषताएं। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंस और ट्रेड्स होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड्स, ये ट्रेड नहीं है फ्रेंड्स, ट्रेड्स है, TRAITS। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मतलब हर कोई एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। तो उसके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन सीकिंग होनी चाहिए, पार्टिकुलरली टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन गैदर करता हो। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्यूरियस होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की जानने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, स्किल और मोटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। भाई जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन सीकिंग नहीं होगी, तब तक हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं फैक्टर इफेक्टिव इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है कैपिटल, लेबर, उसके बाद रॉ मटेरियल और मार्केट। देखिए जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब बजट की बात आ जाती है। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके लेबर होने चाहिए, फिर रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट होता है, जो टारगेट मार्केट होता है कि हमें जैसे हमारे पास पैसे आ गए, हमने स्किल लेबर भी ले ली, हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ गया, तो हम मार्केट को टारगेट करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट मार्केट तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए, मार्जिनिटी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सोशल मोबिलिटी मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट एक ही जगह पे रह जाए, हमारा प्रोडक्ट हर जगह मूव करना चाहिए, सोशली भी, जियोग्राफिकली भी। मार्जिनिटी मतलब हमारा प्रोडक्ट पे प्रॉपर एक मार्जिन होना चाहिए जिससे हम कुछ गेन कर सकें, प्रॉफिट। और उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मतलब एक इंश्योर होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट में कोई अगर ड्रॉज बैक होती हैं तो वो फुलफिल हो सके। ठीक है, फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, नीड अचीवमेंट, विड्रॉ ऑफ स्टेटस रिपोर्ट। नीड अचीवमेंट क्या होना चाहिए, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमें जब तक टाइम टू टाइम हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी तब तक हम मोटिवेट होकर उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मान लिया हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, तो वो सर्टेन टाइम में जब तक किसी अचीवमेंट को नहीं गेन करेगा तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि हम उस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं। और विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिपोर्ट मतलब स्टेटस डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें फिर उससे क्या होता है, हमें उससे लॉस होता है, हमारा जो मेंटल है वो मेंटल थोड़ा मतलब माइंड में प्रेशर पड़ता है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट लॉस में चलना चाहिए। तो नो आउटकम ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आउटकम होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्शन भी इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि भाई हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ लॉज जो हमारे प्रोडक्ट के लिए एफिशिएंट ना हो या हमारे प्रोडक्ट को नुकसान करते हो, तो गवर्नमेंट एक्शन भी अफेक्ट कर सकता है। एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, ये एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और इसमें देखेंगे मैकलेलैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी। तो सबसे पहले देख लें मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मीन्स डिजायर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम मोटिव। ये मोटिवेशन जो है वो ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से, मोटिव से। मोटिव, बिहेवियर और गोल। जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है ये स्टार्ट होता है, जो हमारा गोल है, गोल के हिसाब से मोटिव होगा, हमारा उद्देश्य होगा, हमें क्या करना है, गोल हमें मोटिव करेगा। और वो बिहेवियर, हमारा मोटिव बिहेवियर मिलकर हमारे गोल के ही बिहाफ पे हमारा मोटिव और बिहेवियर दोनों होता है, इसलिए प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। देखिए जो इसके मैकलेलैंड्स की अचीवमेंट थ्योरी है, उन्होंने कहा कि 3 नीड्स फैक्टर थ्योरी ने नाम दिया। वो साइकोलॉजिस्ट थे, इनका पूरा नाम था डेविड मैकलेलैंड्स, और इन्होंने 1961 में इसको दिया था। इनका कहना था कि मोटिवेशनल थ्योरी, इनका कहना था कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर, तभी उसके अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मोटिवेटर नॉन इनहेरिटेंट, मतलब जो जिनके अंदर मोटिवेशन होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके अंदर जन्मजात हो या पैदा होने से, दे डेवलप थ्रू कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंस। किसी के अंदर मोटिवेशन अपने कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंस से भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन की जो बेसिक थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि उसमें से हर पर्सन के पास उनमें से कोई एक थ्योरी जरूर, मतलब एक कुछ होना चाहिए, तो हम उसे मोटिवेटर बोल सकते हैं।
पहला क्या होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, उसके अंदर कुछ अचीव करने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है। नीड ऑफ अचीवमेंट बेसिकली रिस्क टेकर होता है, इमीडिएट फीडबैक होता है, जैसे उसने कोई काम किया वो जैसे मान लिया हम पेपर देखे हैं तो फिर हम उसके बाद उसको बाकायदा फीडबैक लें कि हमारे अंदर क्या कमी रहेगी उसको सुधार करें, ठीक है। और क्या होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, उससे मतलब वो बार बार कुछ चीज़ अचीव करने के लिए उस पर भिड़ा रहता है, ठीक है। नीड ऑफ एफिलेशन, इसमें क्या होता है उसको क्या होता है डिज़ायर फ्रॉम रिजल्ट, उसे रिजल्ट की चाहत होती है बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद क्या होते हैं टीम प्लेयर होते हैं, ये साथ में वर्क करते हैं एफिलेशन के लिए, ठीक है। और नीड ऑफ पावर, ये होते हैं पावर इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्हें ये पावर के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं किसी, मतलब इन्हें बेसिकली डिज़ायर होती है पावर की, ये चाहते हैं कि हमसे कोई सीखे। तो नीड ऑफ पावर हो गया, नीड ऑफ एफिलेशन हो गया और नीड ऑफ अचीवमेंट हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली 5 थिंग्स होती है। पहला होती है पर्सन, दूसरा टास्क, तीसरा एनवायरनमेंट, चौथा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बीच में होता है। देखिए अगर बिना किसी पर्सन के एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद टास्क होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। चारों के कॉम्बिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप को मेन इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बताता है, ठीक है। पहले पे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनालिटी मतलब पर्सन स्किल पर्सन या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता है वो ये उसकी पर्सनालिटी द पर्सन से स्टार्ट होती है, ठीक है। द पर्सन स्किल्ड स्टाइल ऑफ इट्स आल्सो मेन एंड सेंट्रल पार्ट, ये जो पर्सन होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनालिटी ये मेन पार्ट होती है, क्योंकि भाई बिना पर्सन के कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड आता है एंटरप्रेन्योरियल टास्क, सेकंड पे आते हैं टास्क। देखिए पर्सन हो गया, पर्सन ने सर्टेन टास्क परफॉर्म किया, उसके लिए सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। सेकंड में आते हैं टास्क। मेन टास्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज। जो किसी एंटरप्रेन्योर का मेन टास्क होता है वो देखता है कि हमारे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इन्वायरमेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, उसको इन्वायरमेंट हेल्प कर रहा है, कोई सोशल सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है या उससे लॉस हो रहा है, ये डिपेंड करता है। चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, मतलब प्लेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, हमें जिस हिसाब से वर्क करना है वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, और हम उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, इन सब बिहाफ पर फाइनल ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल मॉडल बताता है। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एंटरप्रेन्योर हम जानते हैं कि कोई भी जो स्टार्टअप करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है जो एज अ किसी कंपनी में वर्क करता है। और जैसे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मैं और एंटरप्रेन्योर दोनों आपको समझाता हूँ। एंटरप्रेन्योर होता है जैसे कोई आदमी एंटरप्रेन्योर है, अपना एंटरप्रेन्योर बेसिकली स्टार्ट करता है, समथिंग न्यू आइडियाज़ होते हैं और वो किसी कंपनी में पूरा अपना इन्वेस्ट करता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अर्न करता है, जैसे सीनियर एम्प्लॉय वर्क करता है इन कंपनी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस देते हैं, ये इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है और ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है जो कंपनी में काम करता है या कोई अच्छे जो अच्छे पोस्ट पे होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके पास एंटरप्रेन्योर के पास कंप्लीट ऑनरशिप होती है भाई, क्योंकि उसी का पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके ये क्या होता है, ये एक एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। इसके पास रिस्क कैपेसिटी बियर करने का होता है, बिजनेस की पूरी रिस्क कैपेसिटी इसके हाथ में होती है। इसके पास कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि ये एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और इसका पूरा बिजनेस है, ठीक है। और इसकी अनसर्टेन प्रॉफिट लॉस, और ये हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, दोनों में इसको बेयरिंग है। लेकिन इसकी क्या है सैलरी फिक्स है इंसेंटिव के साथ, ठीक है। इसमें क्या है फुल पावर टू कंट्रोल ओवरऑल, और ये पूरे वर्क को कंट्रोल करने की पावर इसमें आता है। इसके पास सर्टेन पावर है, जैसे कोई सीनियर एम्प्लॉय उसके पास कुछ ही लिमिटेशन है, कुछ ही क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। वर्क फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड मार्केटिंग, वो ओवरऑल ग्रोथ और मार्केटिंग के लिए अपना काम करता है। और ये क्या करता है, ये जो इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए, जिस चीज़ से कंपनी थोड़ी सी अच्छी हो जाए उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। मैनेज एंड कंप्लीट द नीड ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मान लिया इसे किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो ये खुद मैनेज करेगा, और इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है रिसोर्स की तो ये कंपनी से कहेगा, कंपनी उसे प्रोवाइड करेगी। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। देखो बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, बेसिक ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, बेसिस ऑफ यूज की टेक्नोलॉजी के बेस पे, और ये क्या है मोटिवेशन के बेस पे, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिक में पहले हम देखते हैं
ये देखिए यहाँ से आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है। पहले क्या होता है, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, दूसरे अडॉप्टिव होते हैं, तीसरा फैबियन होते हैं, दूसरे दोनों होते हैं ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। जो इनोवेटिंग होते हैं एंटरप्रेन्योर, डे टू डे इनोवेट करते रहते हैं प्रोजेक्ट में। अडॉप्टेड क्या होते हैं, वो दूसरों का देख के कॉपी कर लेते हैं। फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो चेंज करते हैं जब कोई ट्रेड आता है, जब उन्हें लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत, हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, इसलिए बिक नहीं रहा है, तो थोड़ी चेंजिंग करते हैं। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, अपने पे ही लगे रहते हैं, चाहे इनका लॉस हो प्रॉफिट से उनको मतलब नहीं, एक ही। जैसे आप नोकिया मोबाइल देख सकते हैं, इन्होंने अपना चेंज नहीं किया और धीरे धीरे टाइम मार्केट से बाहर हो गए। सेकंड पे आता है ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप पे, ठीक है। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं जैसे बिजनेसमैन। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, डीलर होते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप पूरा करते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट को आप जानते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, और एग्रीकल्चर किसान वगैरह जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है। थर्ड आ गया टेक्नोलॉजी के बेस पर। एक होता है टेक्निकल होते हैं, जो टेक्निकली चीज़ों पे एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, और नॉन टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल वर्क करते हैं, और प्रोफेशनल जो जिस चीज़ में प्रोफेशन में काम करते हैं उसी पे एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, मोटिवेशन में कुछ प्योर होते हैं, जो प्योर मोटिवेटेड होते हैं उन्हें एक ऐसा है, और इंड्यूस्ड जो दूसरों से होते हैं, और मोटिवेटेड जो मोटिवेट करते हैं दूसरे को, और किसी के थ्रू मतलब वो अपना पूरा एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है। अब आते हैं EDP, एंटरप्रेन्योरल डेवलप प्रोग्राम। इट इज़ अ प्रोसेस दैट द पर्सन आर डेवलप्ड एंड पॉलिशिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक प्रोसेस है जो किसी पर्सन के अंदर डेवलप करता है, पॉलिश करता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का, नीड टू उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इट इज़ अ बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इसे हम क्या कह सकते हैं, आल्सो अ टाइप ऑफ, ये ट्रेनिंग है जो किसी पर्सन को क्या बनाता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन से आदमी है, जो फैकल्टी सेलेक्ट करते हैं कि कौन इनको ट्रेन करेगा, और कौन से आदमी है जो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है। सिलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई सुटेबल लोकेशन को भी सिलेक्ट करते हैं, और कंडक्टिंग मोटिवेशनल कैंपेन, और मोटिवेशनल कैंपेन कराते हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। सेकंड होता है ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या करते हैं, हम लोग सिखाते हैं कि उसके अंदर जो हमारा स्टूडेंट है, या जो हमारा क्लाइंट है, या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप सीखने आया है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये सब चेंजेस आए कि नहीं है पार्टिसिपेंट्स के अंदर। पहला मोटिवेटेड है रिस्क टेकिंग के लिए कि नहीं, जो उसके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, और क्या है इम्प्रूवमेंट उसकी स्किल में हो रही है कि नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के, और शुड हैव लाइक मतलब एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करना है कि नहीं। बेसिकली 4 से 6 वीक की ड्यूरेशन का होता है नॉर्मल। और फाइनली क्या आते हैं, पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। ये आल्सो इसे फॉलोअप फेज़ कहते हैं। इसमें बेसिकली हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद उसका रिव्यूज़ लेते हैं कि कैसा है असिस्टेंट, और अगर आगे कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें जो असिस्टेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं और गाइडलाइन देते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। और इस टाइप ऐसे एक रिव्यू होते हैं जो पास्ट ट्रेनिंग के अप्रोच पर वर्क करता है कि हम ट्रेनिंग में अपने क्या क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप आती रहेगी। आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।